ही का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आपका बहुत स्वागत है मनी 9 में। तैयार हैं हम मनी सेंट्रल के साथ, खबरों के विश्लेषण के लिए तैयार हैं मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी मेरे साथ स्टूडियो में। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू हो उससे पहले आप देखिए ये ऑन द शो आज कौन सी खबरें शामिल हैं हमारी इस चर्चा में। जलाशयों में घटता पानी, बढ़ती चिंता। लगातार 31वां हफ्ता है जब जलाशयों में पानी का स्तर घटता जा रहा है। कहां पहुंच गया है, आगे कितनी चिंता है, एल नीनो का असर कब तक दिखेगा, ये सब कुछ इस खबर में डिस्कस करेंगे। HDFC अर्गो ने बंद की हेल्थ इंश्योरेंस की 3 स्कीमें। कौन सी स्कीमें हैं, उन ग्राहकों का क्या होगा जिनके पास ये स्कीमें थी, ये चर्चा करेंगे। IDBI बैंक की बिक्री पर क्यों मची खींचतान। RBI और फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय आमने सामने है। कह रहा है RBI बहुत समय लगा रहा है, वरना हम तो अब तक बेच बाच के किनारे होते। कहां अटकी है फाइल, क्यों अटकी है फाइल, ये समझेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड से किनारा कर रहे निवेशक। जी हां, सिप चल रही है, म्यूचुअल फंड का AUM बढ़ रहा है, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड से निवेशक किनारा कर रहे हैं। रिपोर्ट आई, IMF के आंकड़े आए। इन आंकड़ों की रोशनी में आज समझेंगे कि निवेशकों के नए तौर तरीके क्या हैं, क्या उन्हें पसंद है, क्या नापसंद है। इसके बाद दिन की बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू होगा। जून में बड़े बिजली संकट की आशंका। जून में बड़ा बिजली संकट आ सकता है। बिजली संकट का मतलब हमारे आपके लिए तो यह है कि घरों में बिजली कम आएगी और गर्मी ज्यादा सताएगी। लेकिन ये स्थिति आई क्यों, और अगर अभी से पता है कि जून में बड़ा बिजली संकट आएगा तो अभी तो 20 दिन बचे हैं इस महीने के, तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। क्या इतनी लाचार है? क्या इस पूरे संकट के पीछे है, ये समझेंगे। SBI करेगा 10,000 इंजीनियर्स की भर्ती। देखिए, SBI भर्ती करेगा, SBI बैंक है, मैनेजर की होती, क्लर्क की होती है तो समझ में आता। इंजीनियर्स की भर्ती बैंक क्यों कर रहा है, इसको भी समझेंगे। नतीजे आए थे, रिकॉर्ड मुनाफा हुआ है SBI को। जी हां, अब तक किसी क्वार्टर में, जब से ये बैंक बना और आज का दिन है, किसी क्वार्टर में बैंक को इतना मुनाफा नहीं हुआ जितना मुनाफा उसको इस क्वार्टर में हुआ। और एक इंटरेस्टिंग बात SBI के बारे में यह है कि SBI बैंक अभी 820 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। 1,000 रुपए तक के टारगेट ब्रोकर देने लगे हैं। 4 डिजिट में फिर से SBI के टारगेट आने लगे हैं। चर्चा करेंगे SBI के नतीजों पर भी और SBI की इस खबर पर भी कि 10,000 इंजीनियर्स की भर्ती हो क्यों रही है। शुरुआत जलाशयों की खबर के साथ। देश में जलाशयों में पानी के भंडार में लगातार 31वें हफ्ते गिरावट दर्ज की गई। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 150 प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर उनकी क्षमता के सिर्फ 27% ही बचा है। जलाशयों में पानी का स्तर 178.78 बिलियन क्यूबिक मीटर क्षमता की तुलना से लुढ़क कर या घटकर 47.65 बिलियन क्यूबिक मीटर पर आ गया है। आंकड़ों के मुताबिक 117 जलाशयों में पानी का स्तर क्षमता के 40% से कम था, जबकि 19 तो ऐसे हैं जहां 50% से कम था। सर, ये चिंता कितनी गहरी है? मानसून अगर जरा भी देरी से आया या मानसून की की बरसात में अनियमितता दिखाई दी, जो हमने पिछले बार में देखी है, उसका वितरण असमान हुआ, तो ये बेहद बड़ी चुनौती हो सकती है। अभी जो आंकड़े हमारे पास जलाशयों के रिजर्वायर्स के हैं, उसके हिसाब से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये 3 राज्य हैं जहां जलाशयों में अब 1/4 पानी बचा है और बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति है। बेंगलोर में पानी के संकट को हम देख ही रहे हैं, जबकि पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल और बिहार में जलाशयों की स्थिति काफ़ी जटिल है। वहाँ भी पानी पर्याप्त नहीं है। पिछली बार का आपको याद होगा कि मानसून ने इस हिस्से में अच्छी बारिश नहीं की थी, तो जिन हिस्सों में पिछली बार मानसून की अच्छी बारिश नहीं हुई थी वहाँ जलाशयों में पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है। हालांकि मौसम विभाग ये मान रहा है कि एल नीनो का असर खत्म हो जाएगा, मानसून इस बार सामान्य होने वाला है और अपने सामान्य तरीके से आएगा। लेकिन अगर कोई भी अनियमितता होती है मानसून में तो फिर पानी की समस्या, खासतौर से जलाशयों के पानी की समस्या बड़ी हो जाएगी। HDFC अर्गो ने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम माई हेल्थ सुरक्षा को बंद करने का ऐलान किया है। माई हेल्थ सुरक्षा में माई हेल्थ सुरक्षा गोल्ड, माई हेल्थ सुरक्षा प्लेटिनम और माई हेल्थ सुरक्षा सिल्वर तीनों पॉलिसियां तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई। अब ग्राहक इन तीनों प्लान को नहीं खरीद सकेंगे। जो मौजूदा ग्राहक है उनकी भी पॉलिसी तभी तक चल रही है जब तक उनकी रिन्यू की डेट आ रही है, क्योंकि डेट आने पर वो रिन्यू नहीं करा पाएंगे। तो सर, ये जो बंद हो जाएंगी स्कीमें, इनके ग्राहकों का क्या होगा, ये क्या करेंगे?
पहले ये समझना ज़रूरी है कि एचडीएफसी ने ये प्लान बंद क्यों किए। आमतौर पर हेल्थ प्लान बंद नहीं किए जाते और इसकी एक बड़ी वजह है कि एचडीएफसी अर्गो ने हाल में अपोलो म्यूनिक का अधिग्रहण किया था और अब दो कंपनियां एक ही जैसे प्रोडक्ट बेच रही हैं, तो ऐसा माना जा रहा है। हालांकि एचडीएफसी ने खुलकर ये नहीं कहा है कि ये प्लान जो बंद किए गए हैं उनकी वजह क्या है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि एक ही जैसे उत्पादों का जो दोहराव है उसे रोकने के लिए एचडीएफसी इन प्लान्स को बंद कर रहा है, क्योंकि अपोलो म्यूनिक के भी ऐसे प्लान उपलब्ध हैं जो लोगों को मिलेंगे। दूसरी बात ये कि हाल में आईआरडीए ने, जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है, उसने बीमा कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स को बदलने, रेशनलाइज करने और चीज़ें बेहतर करने के लिए कहा है और इसलिए भी बीमा कंपनियां अपने उत्पादों को नए तरीके से, नए ढंग से देख रही हैं। उस वजह से ये प्लान बंद किया गया है। अब इसके बाद जो मौजूदा पॉलिसी होल्डर हैं उनके पास उन्हें कंपनी विकल्प देगी। पहले तो जिनके प्लान हैं एचडीएफसी के हेल्थ इंश्योरेंस के जो मौजूदा प्लान है माइल सुरक्षा के, वो जारी रहेंगे जब तक वो उनके रिन्यूअल की तारीख नहीं आती। तो अगर बंद भी होंगे तो अगले साल तक उनके सारे क्लेम्स मिलते रहेंगे, लेकिन उसके बाद रिन्यूअल के समय एचडीएफसी अर्गो अपने ग्राहकों को या पॉलिसी होल्डर्स को इन्हें एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा रिस्टोर में ट्रांसफ़र करने की सुविधा दे रही है, जहां लगभग ऐसी ही सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि एचडीएफसी की माई हेल्थ सुरक्षा प्लान में उपलब्ध हैं। यानी इसके बाद जब वो रिन्यूअल कराएं तो वो इसे ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान में ले जा सकते हैं, ऐसा एचडीएफसी ने कहा है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कस्टमर के खातों में शेयर समेत सिक्योरिटी का सीधा भुगतान अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है। मौजूदा समय में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सिक्योरिटीज के भुगतान को ब्रोकिंग फर्म के पूल अकाउंट में जमा करता है, उसके बाद संबंधित कस्टमर को डीमेट अकाउंट में भुगतान किया जाता है। ऐसे ही शेयर का अलॉटमेंट होता है, पहले वहां जाता है, फिर वहां से शेयरों का अलॉटमेंट कस्टमर के अकाउंट में किया जाता है। तो सर, अब ऐसा सेबी क्यों कर रहा है? सेबी को ये पता चला कि ब्रोकर्स इस बीच की सुविधा का है जो विंडो ब्रोकर्स को मिलती है, शेयर को जो शेयर धारक है, जिसने खरीदा है या बेचा है, उसके खाते से निकाल कर दूसरी जगह ट्रांसफर करने के बीच में उसका इस्तेमाल मार्जिन ट्रेडिंग के लिए या उसका इस्तेमाल बाजार में कारोबार के लिए किया जाता है। और इसलिए अब ये बीच का लिंक ही हटाया जा रहा है, बीच का चैनल ही बंद किया जा रहा है जिसमें ब्रोकर के जरिए ही ये ट्रांसफर्स होते थे। बल्कि अब जो नया सर्कुलर आया है जो सेबी ने 9 मई को जारी किया है, उसमें ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि स्टॉक ब्रोकर्स जो सिक्योरिटीज़ हैं अपने ग्राहकों की, उनको अलग से स्पष्ट करेंगे और उन्हें सीधे उनके डीमैट खातों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। आईडीबीआई बैंक में हिस्सा बेचने के लिए वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक से संपर्क साधकर प्रक्रिया तेज करने को कहा है। वित्त मंत्रालय 2017 में केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 2017 के केंद्रीय बजट में सरकार ने आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी 50% से कम करने का प्रस्ताव दिया था। 17 से 24 आ गया। सरकार और एलआईसी आईडीबीआई बैंक में 60.72% हिस्सा बिक्री की तैयारी कर रही है। सर, वित्त मंत्रालय के इस बयान का मतलब क्या है कि आरबीआई आप प्रक्रिया में तेजी लाइए? आरबीआई को आईडीबीआई बैंक को बेचने के लिए ग्राहक ढूंढने में और इसे बेचने की प्रक्रिया में खासी दिक्कत हो रही, उलझन हो रही है और दो महत्वपूर्ण वजह दिखाई देती हैं। एक वजह तो ये है कि आईडीबीआई एक ऐसा बैंक है जिसमें सिर्फ बैंक की नहीं, वित्तीय संस्थाओं की भी हिस्सेदारी है। इसमें एलआईसी की हिस्सेदारी करीब 60% है, एलआईसी की हिस्सेदारी करीब 49% है, सरकार की हिस्सेदारी करीब 45% है और इस वजह से इस कंपनी के लिए ग्राहक ढूंढने में, इस बैंक के लिए ग्राहक ढूंढने में दिक्कत हो रही है। दूसरी बात ये कि रिजर्व बैंक एक बैंक के डाइवेस्टमेंट को लेकर भी खासा सतर्क है और ये देखने की कोशिश कर रहा है शायद कि केवल बैंक ही मिलें जो उसका अधिग्रहण करें और उसे चलाएं, जिससे इसकी हिस्सेदारी का विनिवेश हो सके। क्योंकि भारत के बैंकिंग क्षेत्र में खासी उथल पुथल मची हुई है, आप लगातार उसे देख रहे हैं कि रिजर्व बैंक बैंकों पर कार्रवाई कर रहा है, उनके खाते ठीक करने की कोशिश कर रहा है, अनसिक्योर्ड लोन पर सख्ती कर रहा है। इसलिए ये प्रक्रिया उलझती दिख रही है। लेकिन सरकार को में थोड़ी अब इसे लेकर बेचैनी दिखती है, क्योंकि निवेश करने के लिए प्रस्ताव भी आए हैं, उसमें कोटक महिंद्रा बैंक का भी प्रस्ताव आया था। अभी फिलहाल रिजर्व बैंक ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह मंजूर नहीं किया है। म्यूचुअल फंड एसआईपी निवेशकों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। अप्रैल में निवेश पहली बार 20,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। एमफी के मुताबिक इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश का प्रवाह लगातार जारी है। इक्विटी फंड्स में इनफ्लो लगातार 38वें महीने पॉजिटिव रहा। हालांकि अप्रैल में नेट इनफ्लो मार्च के 22,576 करोड़ रुपए से घटकर 18,888 करोड़ रुपए पहुंच गया। नेट का मतलब कि जितना आया और जितना बेचा गया उसका जो बचा हिस्सा है वो इतना बचा। ये मार्च के मुकाबले 16% से ज़्यादा कम है। इस गिरावट की वजह लार्ज कैप फंड में निवेश में आई कमी है। सर, इस रिपोर्ट की रोशनी में अगर म्यूचुअल फंड निवेशकों के तौर तरीके या वरीयताओं में बदलाव को समझने की कोशिश करें तो क्या दिख रहा है? आंकड़े करीब से देखने वाले हैं, क्योंकि ये आंकड़े हमें भारत में म्यूचुअल फंड निवेशकों के
निवेश के व्यवहार और तौर तरीकों के बारे में जानकारी देते हैं। वैसे एसआईपी का कंट्रीब्यूशन ऑल टाइम हाई पर है, 20 लाख करोड़ और 20,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया अप्रैल में, जो कि पिछले साल 19,000 महीने में 19,000 करोड़ रुपए था। लेकिन जो इसके अंदर निवेश का ढांचा है वो बदला है। इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं वो सेक्टोरल और थीमेटिक फंड हैं, और ये एक नया ग्रुप है, नया वर्ग है जिसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लो दिखाई दिया। एमफी का आंकड़ा बताता है कि 5,166 करोड़ रुपए का इन्फ्लो थीमेटिक फंड्स में आया है। थीमेटिक फंड पर हम लोग विस्तार से मनी नाइन के सुपर ऐप पर कार्यक्रम भी कर रहे हैं, अगर आप जानना चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं और हमारे हेलो मनी नाइन में इस पर सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके बाद लार्ज कैप और मिड कैप फंड्स में दूसरा हिस्सा है जहाँ इक्विटी फंड में पैसा आया है। लार्ज कैप में चूंकि गिरावट आई, बाजार में वॉलेटिलिटी थी, तो लार्ज कैप में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में जो मार्च में हमने तेज गिरावट देखी थी वो रिकवर होकर वापस होती दिखाई दे रही है। मार्च के आंकड़े हमारे सामने, अप्रैल के आंकड़े हमारे सामने 2,208 करोड़ रुपए का नया इनफ्लो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में आया है। इधर जो डेट साइड के फंड हैं, जो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हैं, उससे हमने ठीक ठाक आउटफ्लो होता देखा है इस बार के अप्रैल के महीने में, जहां म्यूचुअल फंड निवेशकों ने अपना पैसा निकाला है। लिक्विड फंड में निवेश बना हुआ है। अमिताभ कांत रिलीफ पैकेज के तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रजिस्ट्री शुरू होने के करीब 2 महीने बाद अब तक सिर्फ 3,167 फ्लैट की रजिस्ट्री हुई है, जबकि ऐसे बिन अनबिके फ्लैट 1 लाख से ज़्यादा हैं। नोएडा अथॉरिटी में 530 फ्लैट और ग्रेटर नोएडा में 2,637 फ्लैट का रजिस्ट्रेशन हुआ है। रिलीफ पैकेज के तहत बिल्डर्स को कई छूट भी दी गई थी, जिसमें कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए 2 साल का 0 पीरियड रिलीफ भी शामिल था। फिर सर ऐसा क्यों हुआ? अब ये सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी फंसे हुए फ्लैट्स को वापस ग्राहकों तक पहुंचाने की और बेचने की, और ये मामला कहीं भी गति पकड़ता नहीं दिखाई दिया। 1.5 लाख फ्लैट्स में से केवल 3,167 फ्लैट्स की रजिस्ट्री हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिल्डर्स ने उन शर्तों को पूरा नहीं किया जिन शर्तों को अमिताभ कांत पैकेज में शामिल किया गया था। इन शर्तों में यह था कि बिल्डर्स को एक 0 वेवर क्लास दिया गया था, इंटरेस्ट और पीनल इंटरेस्ट से को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन उनके लिए एक शर्त रखी गई थी शुभम कि जो फ्लैट के लैंड ड्यूज हैं, खासतौर से जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका 25% हिस्सा 60 दिनों में जमा करना होगा बिल्डर्स को, और इसके बाद ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को मंजूरी दी जाएगी। लेकिन जो ताजे आंकड़े निकल कर आए हैं, जिन 57 बिल्डर्स को एनसीआर के इलाके में इस प्रक्रिया में शामिल किया गया था नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, जिनके 43 प्रोजेक्ट्स इसमें साथ थे, उनमें से केवल 20 बिल्डर्स ने अभी वो 25% के बकायेदारी को चुकाकर जमा किया है, जो कि करीब 170.77 करोड़ रुपए है। और इसलिए बिल्डर्स ही सबसे ज़्यादा बाधा बने इस पूरी प्रक्रिया में, और ये पुराने फंसे हुए मकानों की बिक्री की व्यवस्था फिर रुक गई। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। चौदह साल में पहली बार देश के सामने बिजली की कमी का भयंकर संकट आ सकता है। हाइड्रो पावर जनरेशन में कमी आने से जून में बिजली की कमी का बड़ा संकट खड़े होने की आशंका है। इसलिए सरकार अब योजनाबद्ध प्लांट मेंटेनेंस को स्थगित कर बंद पड़े पावर प्लांट को दोबारा चालू करने की कटौती से बचने की कोशिश कर रही है। सर, इतनी बड़ी शॉर्टेज की वजह? बिजली मंत्रालय में खासी सनसनी है। इस तरीके की खबर भी है कि बिजली मंत्री ने आनन फानन में पिछले 2 दिन पहले एक बैठक बुलाई है, क्योंकि जून के महीने में अचानक बिजली की मांग और आपूर्ति के अंतर की तस्वीर चुनौतीपूर्ण हो गई है। पिछले साल भी हमने जून में बिजली की आपूर्ति में कमी देखी थी, और इस समय 2 बड़ी वजह हैं जिनकी वजह से 14 साल में सबसे ज़्यादा शॉर्टेज, पीकिंग शॉर्टेज जिसको हम कहते हैं, जब सबसे ज़्यादा मांग होती है, उसमें 14 साल की सबसे बड़ी कमी आती दिखाई दे रही है। एक तो पानी की कमी के कारण, मानसून कमजोर होने के कारण हाइड्रो पावर जनरेशन में तेज गिरावट आई है, यानी जो बिजली पनबिजली परियोजनाओं से आती थी वो अब ग्रिड पर नहीं आ रही है, और उसकी वजह से बिजली की आपूर्ति में कमी है। दूसरा ये कि 3.6 गीगावाट के कोल बेस्ड पावर प्लांट्स को शुरू किया जाना था, जिनमें देरी हो गई कोयले की कमी के कारण और तमाम सारी मंजूरियों की वजह से, और इन क्षमताओं को मार्च तक शुरू हो जाना था। अगर ये क्षमताएं मार्च तक बिजली बनाने लगती तो शायद जून में पर्याप्त बिजली उपलब्ध होती। अब ऐसी स्थिति में पीक शॉर्टेज 14 गीगावाट की जून में फोकास्ट की गई है, या उसकी भविष्यवाणी की गई है बिजली विभाग के मंत्रालयों के द्वारा। सोलर कैपेसिटीज लिमिटेड है। ऐसी स्थिति में अब तुरंत सरकार को कोई ना कोई कदम उठाने होंगे, जिससे कि जून के महीने में बिजली की इस शॉर्टेज की भरपाई की जा सके। तुरंत इसका कोई तात्कालिक उपाय नहीं है, बजाय इसके कि बस केवल ग्रिड मेंटेनेंस या बाकी चीज़ों को रोका जा सके। सर, अगर शॉर्टेज का पता है अभी से इतना हो, तो
क्या सरकार कर सकती है? शॉर्टेज का हल क्यों नहीं निकल पा रहा? बिजली तो तत्काल इतनी जल्दी बनाई नहीं जा सकती, उसका उत्पादन नहीं किया जा सकता। सरकार ने अपने प्लांट्स के रेगुलर शेड्यूल बंद कर दिए हैं। ग्रिड मैनेजमेंट को इस तरह से मैनेज करने के लिए कहा गया है कि बिजली की अगर कटौती भी हो तो सभी इलाकों में आपूर्ति दिखाई दे और पावर की डिमांड और कैपेसिटी के पर करीब से नज़र रखने के लिए कहा गया है। थर्मल पावर यूनिट से को इम्पोर्टेड कोयले की छूट दी गई है, उनसे अपने उत्पादन को लगातार जारी रखने के लिए कहा है। लेकिन अभी फिलहाल बिजली की आपूर्ति जून में बढ़ाने के कोई सीधे रास्ते नहीं दिखाई दे रहे। तो इसलिए अगर जून में बिजली की कटौती हो, आपके पास आप इस गर्मी में बिजली की आपूर्ति बाधित हो, तो आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि 14 साल में पहली बार जून के महीने में बिजली की मांग और आपूर्ति में इतना बड़ा अंतर देखा जा रहा है। राजस्व लगभग दोगुना हो जाने के बावजूद सरकारी तेल और गैस कंपनियों ने पिछले 6 वर्षों में 15,700 नौकरियां खत्म की। सबसे ज़्यादा नॉन मैनेजरियल जॉब पर असर पड़ा है। सरकारी तेल और गैस कंपनियों में कुल कर्मचारियों की संख्या 2022-23 में घटकर 94,300 पर आ गई, जो 6 साल पहले 1,10,000 हुआ करती थी। दूसरी तरफ भारतीय स्टेट बैंक ने 10,000 इंजीनियर्स की भर्ती करने की घोषणा की है। इसमें ज़्यादातर इंजीनियर्स स्टाफ रखा जाएगा, मिड साइज़ का और सीनियर लेवल का। सर, पहला सवाल, तेल और गैस क्षेत्र में इतनी नौकरियाँ क्यों गई? देखिए, सरकारी नौकरियों के बढ़ाने की मांग और वादों के बीच जो वास्तविक स्थिति है कि भारत की जो सुपर रिच पीएसयूज हैं, तेल कंपनियों को भारत की सुपर रिच पीएसयू कहा जाता है, जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, उन्होंने नौकरियों में छटनी की है और खासी बड़ी संख्या में नौकरियां कम की गई हैं। ILPSU ने पिछले 6 साल में, अगर आप 15,700 नौकरियों का हिसाब माने, तो एक बहुत बड़ी संख्या है, जिस बड़ी संख्या में और ये 14% वर्कफोर्स है पूरे ऑयल सेक्टर की जिसमें कटौती की गई। और इसमें सबसे ज़्यादा कटौती एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के हिस्सों में हुई है। वो जो मैनेजरियल लोग, जो कि बीच के प्रबंधन तंत्र के लोग थे वहाँ पर कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है। स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ तकनीक का इस्तेमाल शुरू हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, जिससे उनकी ज़रूरत नहीं दिखाई दी। रिफाइनरीज में सबसे कम कमी हुई है। रिफाइनरीज के कामों में केवल 3% जॉब कट हुए हैं। पाइपलाइन के बिजनेस में बल्कि नौकरियां बढ़ी हैं, करीब 7% की बढ़ोतरी दिखाई दी है। लेकिन एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के हिस्से में सबसे तेज कटौती हुई, और यही वो हिस्सा है जहां से भारत के तेल की आत्मनिर्भरता आती है, क्योंकि एक्सप्लोरेशन बढ़ाना तेल कंपनियों के लिए ज़रूरी था। तो तेल सेक्टर से रोजगार के बारे में अच्छी खबर नहीं आई है, और रोजगारों की उम्मीद अगर वहाँ बनने की थी तो अब वो भी बेहद सीमित लग रही है, क्योंकि यहाँ की कंपनियां तो छटनी कर रही हैं या नए कर्मचारी भर्ती नहीं कर रही हैं। दूसरी तरफ बात SBI की। SBI के तिमाही नतीजे आए। एक तिमाही में कंपनी बैंक को करीब 20,698, मान लीजिए 21,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। 18% प्रॉफिट बढ़ गया। ये किसी भी तिमाही में हुआ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। साथ साथ जब नतीजे आए, तब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो ये भी पता चला कि 10,000 नौकरियां निकलेंगी और लोन की ग्रोथ, जो सबसे बड़ा व्यवसाय है किसी बैंक का, वहाँ 16% की रेट बनी रहेगी। तो सर, नौकरियों पर सवाल, नौकरियां सबको अच्छी लगती हैं, वो भी SBI जैसे बैंक में। यहाँ जो ये 10,000 नौकरियां इंजीनियर्स की हैं, इसके पीछे क्या है? बैंकों की सबसे दुखती रग उनका IT सिस्टम है, IT नेटवर्क है, और इस IT नेटवर्क के कारण उनको रिजर्व बैंक से भी रोज लताड़ खानी पड़ती है, बाजार में पिछड़ रहे हैं। SBI के नेटवर्क में IT संबंधी चुनौतियां लगातार बैंकों में बढ़ रही हैं, और उसे देखते हुए बैंक अब बैंकिंग कर्मचारियों के बजाय इंजीनियर्स की भर्ती कर रहे हैं। वैसे SBI में कर्मचारियों की संख्या करीब 2.32 लाख है। 2024 में का आंकड़ा है हमारे पास, जो 2.32 लाख है, जो कि मार्च 2023 से कम है। मार्च 2023 में 2.35 लाख कर्मचारी थे। तो यानी पिछले 1 साल में कर्मचारियों की संख्या कम हुई है, रिटायरमेंट हुआ, नई भर्ती नहीं हुई। और अब जो नई भर्तियां शुरू हो रही हैं, उसमें ज़्यादातर लोग IT सेक्टर से भर्ती किए जाएंगे, जो कि बैंक की सूचना तकनीक नेटवर्क को, IT ढांचे को मजबूत करने में लगाए जाएंगे। यह पहला मौका है जब रिजर्व बैंक स्टेट बैंक इतनी बड़ी संख्या में IT इंजीनियर्स को भर्ती करके अपने IT नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। करीब 11,000 से 12,000 एम्प्लॉइज़ की हायरिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या IT कर्मचारियों की होगी। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड पर भाव बढ़कर $84 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया। अप्रैल के दौरान चीन में कच्चे तेल का इंपोर्ट बढ़ने की वजह से बीते सत्र में कच्चे तेल का भाव एक हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। अप्रैल में चीन में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो कि मांग में सुधार के संकेत हैं। पहली बार ऐसा हुआ है भारतीय शेयर बाजार में जब घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी DII ने इक्विटी पोर्टफोलियो की वैल्यू विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी कि FI से ज़्यादा हो गई है। DII का AUM अप्रैल महीने में
66.7 लाख करोड़, जबकि एफपीआई का 66.3 लाख करोड़ रुपए रहा। एफपीआई की बिकवाली के असर से शेयर बाजार में को बचाने में घरेलू निवेशकों की बढ़ती हिस्सेदारी का महत्वपूर्ण रोल माना जा रहा है। मारुति सुजुकी को छोटी कारों के बाजार में दोबारा ग्रोथ लौटने की पूरी उम्मीद है। मारुति का कहना है कि ग्रोथ के कारण छोटी कारों की बिक्री में सुधार आ सकता है। इसी उम्मीद पर मारुति सुजुकी ने लोकप्रिय मॉडल स्विफ्ट का नया वर्जन भी पेश किया है। कंपनी हैचबैक सेगमेंट में इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की भी योजना बना रही है। वहीं टीवीएस मोटर्स कंपनी का कहना है कि दोपहिया गाड़ियों की बिक्री प्री कोविड रिकॉर्ड इस साल या अगले साल टूट सकता है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? मारुति ने छोटी कारों को लेकर नई उम्मीद जताई है, जिसे करीब से समझने की ज़रूरत है। कोविड के बाद भारत में, बल्कि कोविड से कुछ पहले से ही भारत में छोटी कारों का बाजार पूरी तरह ख़त्म हो गया था। उसकी दो बड़ी वजह थी कि एक तो जिन लोगों को छोटी कार खरीदनी थी उनके इनकम लेवल में बढ़ोतरी नहीं हुई और दूसरे ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने लगी। हालांकि मारुति इस तैयारी में है कि वो छोटी कारों के बाज़ार को फिर थोड़ा आगे बढ़ावा देने की कोशिश करेगी, पर इसके लिए दो महत्वपूर्ण शर्तें हैं। वो सारे लोग जो अपनी कारें अपग्रेड करना चाहते हैं और बाइकर्स हैं और जिनको कार लेनी थी, उनके पास सही आय होनी चाहिए और ब्याज दरों में कमी होनी चाहिए। इसलिए मारुति ने कैविएट के साथ इस बात को कहा है कि छोटी कारों का बाजार आगे बढ़ेगा, लेकिन अर्थव्यवस्था में तेज विकास दर के साथ। और ये बात समझना बेहद ज़रूरी है कि भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा बाजार छोटी कारों का ही बाजार है भारत में, क्योंकि वही सारे लोग हैं जिन्हें ऑटोमोबाइल मार्केट में आना था। और फिलहाल अभी पूरा का पूरा बाजार मिड साइज़ की कारों तक सीमित हो गया है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अगली मुलाकात आपसे कहाँ होगी? जी हाँ, रविवार को इकोनॉमिकम में। सर, क्या विषय होगा वहाँ? सोना चर्चा में है। अक्षय तृतीया भी है जो कि भारत में सोने की खरीद का पर्व भी है, और सोने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तमाम गतिविधियां, और हम अपने इकोनॉमिकम में अलग अलग समय पर सोने को लेकर बदलती रणनीतियां और जानकारियों को लेकर आते हैं। इस बार हम आपके सामने एक बेहद दिलचस्प विषय माध्यम से सोने के एक नए बाजार के बारे में बताएंगे, और वो नया बाजार दुनिया में तकनीक का सबसे ऊंचा बाजार है, सबसे नया बाजार है। दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक का सोने से एक अनोखा रिश्ता बना है। सबसे उन्नत तकनीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका सोने से क्या रिश्ता है, इस बार हम समझेंगे इस बार के इकोनॉमिकम में, और इसके जरिए पकड़ने की कोशिश करेंगे सोने में लगातार चलती तेजी का मर्म, कि आखिर ये तेजी सिर्फ मौद्रिक कारणों से ही नहीं, कुछ और कारणों से भी आ रही है, और उनमें एक कारण ये भी हो सकता है। चलिए, तो फिर अगली मुलाकात आपसे रविवार को और मनी सेंट्रल में सोमवार को। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये तंगो दीवार है, कैसा ही रंगो